एंजल घर नहीं आए हैं अभी तक। रुद्र इस समय आरोही पर पूरी तरह छाया हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। आरोही ने इधर उधर देख अब धीरे से कहा, प्लीज हटें, मुझे सांस नहीं आ रही। आरोही की बात सुन रुद्र ने अपना सिर उठा उसे देखा तो आरोही ने मिमियाते हुए कहा, प्लीज। उसके क्यूट से चेहरे को देख वो मुस्कुराया और अब धीरे से पलटकर अपने पीठ के बल आरोही के बगल से लेट गया तो आरोही भी झट से उठकर बैठ गई मगर इस सब में उसके बंधे बाल खुलकर उसकी पीठ पर बिखर गए। आरोही ने फौरन अपनी रबर बैंड ढूंढ उन्हें बांधना चाहा था कि रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ उसे रोक दिया। आरोही ने उसकी पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया और अब बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया तो रुद्र उसे देख मुस्कुरा दिया। वो उठकर आरोही के बराबर बैठ गया और जैसे ही उसने आरोही के चेहरे पर बिखरे बालों को छूना चाहा था कि आरोही झट से उसके पास से उठकर विंडो के पास जा खड़ी हुई। रुद्र ने उसे देखते हुए एक किला स्माइल देते हुए कहा, ये तो शर्मा गई। लवेंडर कलर के स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहने हुए आरोही का परफेक्ट फिगर रुद्र को बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था। वो उठा और उसने आरोही के पीछे पीछे जाते हुए उसके बगल से खड़े होकर पूछा, क्या हुआ? ये कहते हुए अब वो आरोही को देखते हुए स्माइल कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आरोही की हवा से लहराती हुई जुल्फों को उसके चेहरे पर हटा कान के पीछे किया तो आरोही उसके छूने पर एक बार फिर ठिठक गई। उसे अब अपनी की हुई हरकत पर हैरानी हो रही थी। खुद जब वो रुद्र को अपने पास खींच रही थी तब तक सब ठीक था पर अब जैसे ही वो उसके करीब आने लगा था आरोही के अंदर एक सरसराहट दौड़ पड़ी थी। उसने अपनी तेज होती धड़कनों को संभालते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि आपको। रुद्र ने उसके बालों से खेलते हुए कहा, हाँ बोलो। आरोही ने उसे देखते हुए हकला कर कहा, आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ना ही स्मोकिंग करनी चाहिए। रुद्र अभी भी उसके बालों से खेलने में बिजी था। उसकी उंगलियां बार बार आरोही के चेहरे या फिर गले को छू रही थी जिसकी वजह से आरोही को एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था तो आरोही ने अब चिढ़कर थोड़ा दूर होते हुए कहा, आप सुन रहे हैं ना? रुद्र को आरोही का पीछे हटना अच्छा नहीं लगा। एक नजर देखते हुए वो नाराज हो उससे मुंह फेर विंडो से बाहर देखने लगा तो आरोही ने उससे एक बार फिर कहा, मैंने कुछ कहा है आपसे? इस पर रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, पर मैंने नहीं सुना। तो आरोही ने उसके करीब आते हुए पूछा, क्यों? रुद्र ने अगले ही पल उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब सुनाओ, बोलो क्या कह रही थी? आरोही ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यही कि आप अब से ड्रिंक और स्मोक नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, ना ही फिर हम मिलेंगे और ना ही फिर मैं आपको गले लगाऊंगी और ना ही। बस बस, समझ गया। रुद्र ने बोलती हुई आरोही को चुप करवाते हुए उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ लिया। तो आरोही ने उसका हाथ हटा एक बार फिर दूर होते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। आरोही के क्यूट से चेहरे को गुस्से से लाल होते देख रुद्र मुस्कुरा दिया और उसने आरोही के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी बाबा, मैं डेली ड्रिंक नहीं करूंगा। ओके। आरोही ने उसकी बात सुन नाराज होते हुए कहा, डेली ड्रिंक नहीं करेंगे? मतलब कभी कभी करेंगे। अरे यार तुम इन सब से दूर रहो और यहाँ आओ। ये कहते हुए रुद्र ने आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर आरोही ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, पहले कहिए कि कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, तभी पास आऊंगी। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कहा, बेबी। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो बेबी। रुद्र ने आरोही की बात सुन अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं कम कर दूंगा, पक्का। आरोही ने उसकी बात जल्दी से कहा, मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी। रुद्र ये सुन मुस्कुराने लगा। वहीं आरोही को अब एहसास हुआ कि वो क्या कह गई तो वो अब चुप होकर अपनी जगह रुक गई और इसका फायदा उठा रुद्र ने जल्दी से उसे पकड़कर वॉल से सटा दिया। आरोही के मुंह से हल्की आह निकली और अगले ही पल वो रुद्र और वॉल के बीच थी। आरोही ने अपना सिर उठा उसे देखते हुए कहा, आप। कि तभी रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, शशिश। आरोही की आंखें अब रुद्र की नशीली आंखों से मिली तो वो बेहोश सी अपनी जगह पर जड़ हो गई। रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली को हटा अब हौले से आरोही के होठों को चूम लिया तो आरोही अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने अब उसके होठों को चूम बारी बारी से उसके गालों को चूम उसकी बंद पलकों पर भी किस किया तो आरोही ने उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रुद्र की छुअन से आरोही के दिल के सारे तार झंझना गए थे। रुद्र ने जैसे ही उसके सिर पर अपने होंठ रखे तो आरोही झट से उसके गले लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर ना जाने कितनी ही बार उसके सिर को चूम लिया। दोनों इस समय इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें, एक दूसरे की धड़कन महसूस कर पा रहे थे। रुद्र ने आरोही के होठों को एक बार फिर किस करते हुए कहा, आई लव यू बेबी। आरोही ने उसकी बात सुन रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया कि अगले ही पल रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और मदहोश हो आरोही को लेकर लिविंग रूम में पड़े सोफे पर आ गया।
रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर एक बार फिर आरोही के होठों पर झुकने लगा तो इस बार आरोही ने भी पीछे हटने की बजाय अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने दोनों के होठों के बीच की दूरी को मिटा अब आरोही के होठों को छू लिया। उसके चेहरे को अपने हाथों में ले रुद्र ने आरोही के लोअर लिप को सक करना शुरू किया तो आरोही भी अब उसके और करीब आ गई। रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए आरोही को डीपली किस कर रहा था, वहीं आरोही वो उसके साथ उलझती अपनी सांसों को महसूस कर उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही थी कि अचानक से लिविंग रूम के म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट आरोही का फोन बड़ी ही तेज आवाज के साथ बजा तो आरोही डर गई और अगले ही पल रुद्र से दूर हुई। रुद्र भी आवाज सुन इधर उधर देखने लगा था कि तभी आरोही उसके पास से उठ अपना फोन लेने के लिए भागी। आरोही ने फोन हाथ में लिया तो देखा ये उसके पापा यानी आदित्य का कॉल था। उसका नाम देखते ही आरोही छिप गई थी कि रुद्र ने उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ? आरोही ने फोन म्यूजिक सिस्टम से डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, पापा का कॉल आ रहा है। रुद्र ने उसकी बात सुन एक नजर उसके फोन को देखते हुए पूछा, यहाँ कैसे आए हो? आरोही ने झट से कहा, भाई के साथ आई हूँ। रुद्र ने आरोही की बात सुन अब उदास होते हुए पूछा, अब जाने वाली हो? आरोही ने उसके चेहरे को देख अपना फोन साइलेंट कर वही टेबल पर रखते हुए कहा, अभी नहीं। रुद्र ये देख मुस्कुराया और अगले ही पल उसने उसे गले से लगा कर अपने सीने में छुपा लिया। कुछ देर यूं ही गले लगे हुए दोनों ने अब एक दूसरे को देखा तो रुद्र एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर आरोही पर झुकने लगा। उसने आरोही के कान को चूमा अब अपने होठों से उसके गले तक का रास्ता तय किया था कि आरोही की एक बार फिर धड़कनें तेज होने लगी। रुद्र ने मदहोश हो आरोही के खुले बालों को साइड करते हुए उसके गले पर बड़े ही सॉफ्टली किस करना जारी रखा था पर वो रुक गया। कुछ देर आरोही को यूं ही बाहों में लिए वो उससे दूर हुआ और उसने धीरे से कहा, नहीं, यहाँ नहीं। आरोही ने भी उसकी बात सुन अब अपनी आंखें खोल उसे देखा तो रुद्र ने आरोही के हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए कहा, अभी मेरे हिस्से में इंतजार बाकी है। आरोही उसकी बात सुन उसे देखने लगी थी कि रुद्र ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, जाओ तुम घर जाओ। तो इस पर आरोही ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप प्रॉमिस करें कि कल अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे सॉरी बोलेंगे। रुद्र ने आरोही की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए वो रूम में चला गया और जाकर बेड पर पेट के बल लेट गया। एक बार फिर उसे सब कुछ याद आ गया था कि किस तरह निखिल ने उसके साथ बर्ताव किया था। अंडस्को दूसरी तरफ आदित्य को जब पता चला कि इतनी रात को भी आरोही घर पर नहीं आई है तो वो परेशान हो उसे कॉल करने लगा, पर वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी कि तभी शान वहां आया। उसने आदित्य को देखा तो उसे थोड़ा डर तो लगा पर उसे पता था कि उसे बताना ही था। उसने आदित्य के पास जा उससे पूछा, पॉप्स, सोए नहीं आप? आदित्य ने एक नजर गुस्से में शान को देखते हुए कहा, कुछ होश है या नहीं? एंजल घर नहीं आए हैं अभी तक। ये कहते हुए आदित्य अब ना जाने किसको कॉल करने वाला था कि शान ने जल्दी से कहा, पॉप्स, वो मैं भूल गया था बताना, एंजल अपनी फ्रेंड के पास गई है, ग्रुप स्टडी के लिए। आदित्य ने शान की बात सुन उसे कुछ देर तक घूरने के बाद गुस्से में कहा, और तुम अब मुझे बता रहे हो? शान ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी पॉप्स, भूल गया था। आदित्य ने उसको देख उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो और जाओ, जाकर लेकर आओ उसे। आदित्य की बात सुन शान ने हैरान होते हुए आदित्य से कहा, अभी? पॉप्स रात के 11 बजने वाले हैं। इस पर आदित्य ने कहा, जो कहा है वो करो, आधे घंटे में एंजल मेरे सामने होनी चाहिए। ये कहते हुए आदित्य अब गुस्से में ऊपर चला गया, वही शान वो तो हैरान सा बस उसे जाते देखता रह गया। इधर रुद्र इस समय बेड पर आरोही की बाहों में था। आरोही ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको अपने पापा की बातों का बुरा लगा है, आप अभी नहीं जाना चाहते ना जाएं। रुद्र की आंखों में नमी थी, वो चुपचाप आरोही के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए था कि तभी आरोही ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, एक बात कहूँ, इस तरह से टूटने से अच्छा है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए, मस्त, एकदम बिंदास, पापा की बातों को दिल से निकाल फेंके और बस अपने सपने पूरे करें। आरोही की बात सुन रुद्र ने अपना चेहरा उठा उसे देखा तो आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेहनत कीजिए पर खुद को बर्बाद मत कीजिए, प्लीज। सबसे पहले तो उस करिश्मा का करिश्मा खत्म करेंगे। मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है पर बाहर वालों को देने की जरूरत है, वरना आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं जाना चाहते अपने घर मत जाए। आरोही की बातें रुद्र को सीधे दिल पर लगी थी। कितनी बड़ी बात उसने उसे इतनी आसानी से समझा दी थी। वाकई उसे अब सिर्फ खुद पर ही ध्यान देते हुए अपने सपने को पूरा करना चाहिए। खुद को स्टेबल कर आदित्य से आरोही का हाथ मांगना चाहिए। कब तक वो अपनी बेबी से दूर रहेगा? शुभित का बदला बिहेवियर। सुबह के समय आरोही की आंख खुली तो उसने देखा रुद्र अभी भी उससे किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सोया हुआ था।
उसे सोते देख आरोही को ना जाने क्या सूझी और उसने रुद्र के माथे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से हटा बड़े प्यार से उसके सिर को चूम लिया। रुद्र के साथ होने पर जो फीलिंग्स वो महसूस करने लगी थी ये उसके लिए नई थी और थोड़ी अजीब भी थी, पर ये फीलिंग उसे अच्छी लगने लगी थी। उसे भी धीरे धीरे ही सही पर अब रुद्र पर विश्वास होने लगा था। उसके प्यार पर विश्वास होने लगा था। वो भी रुद्र की फिक्र करने लगी थी। काफी देर तक वो उसे निहारती रही थी कि तभी उसका फोन बजा तो आरोही ने झट से अपना फोन नाइट स्टैंड से उठा, कॉल पिक किया तो उधर से शान ने कहा, एंजल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आरोही ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, आ जाएं आप। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अब धीरे से रुद्र को खुद से अलग करने लगी थी कि तभी रुद्र ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, जा रही हो? आरोही ने उसकी आवाज सुन हैरान होते हुए कहा, हूँ। आप जाग रहे थे? रुद्र ने अपना सिर आरोही के सीने पर रख उसके गले लगते हुए कहा, हम। तो ये सुन आरोही ने झूठे ही नाराज होते हुए कहा, कितने बुरे हैं आप? आपने चीटिंग की? इस पर रुद्र ने अपना चेहरा उठा मुस्कुराते हुए कहा, चीटिंग नहीं करता तो पता कैसे चलता कि मेरी बीवी मुझे इतना प्यार करती है? रुद्र की बात सुन आरोही जैसे बेजुबान हो गई। कुछ कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिले। प्यार, क्या सच में उसे रुद्र से प्यार है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा था कि तभी रुद्र ने कहा, बेबी। आरोही उसकी आवाज सुन होश में आए और उसने धीरे से कहा, हाँ। तो रुद्र ने उससे पूछा, तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है? आरोही ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, हम। इसलिए तो आज आपके साथ हूँ। रुद्र उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और उठकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर आया तो आरोही उसकी आंखों में देखने लगी थी कि अगले ही पल रुद्र ने उन दोनों के बीच की दूरी को कम कर अपने होठों को आरोही के होठों से जोड़ उसे किस करने लगा। आरोही ने भी इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे खुद को किस करने दिया। कुछ देर बाद दोनों एक पैशनेट किस के बाद अलग हुए तो आरोही का चेहरा गुलाबी पड़ चुका था और उसके होंठ वो तो लाल पड़ चुके थे। होठों को देख रुद्र का तो जैसे एक बार फिर मन कर गया कि वो एक बार फिर उन्हें चूम ले। वो फिर से झुका और उसने आरोही के होठों को एक बार फिर किस करना चाहा था, मगर आरोही ने अपनी फूलती सांसों को संभाल रुद्र के जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अब और नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी पलकों को झुका लिया तो रुद्र ने उसकी झुकी हुई पलकों को चूमते हुए कहा, मेरा मन नहीं भरा, पर ठीक है, इससे काम चला लूंगा। इतना कहते हुए वो अब बेड से उठा तो आरोही भी अपने कपड़े ठीक करते हुए उठकर बैठ गई। उसने रुद्र से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? रुद्र ने एक नजर आरोही को देखते हुए कहा, पहले खुद के रहने का इंतजाम करना होगा तो बस उसी के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आरोही ने उसकी बात सुन अपना सिर हिला दिया। अंडस्को। वहीं रुद्र के घर पर सोनम बेसुध सी अर्चना जी के पास जाकर बैठ गई तो अर्चना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो बहू, निक्की खुद हमारे रुद्रा को ढूंढ कर वापस ले आएगा। उनकी बात सुनते ही सोनम रो पड़ी और उसने उनके गले लगते हुए कहा, चाची जी, मैं निखिल से कभी बात नहीं करूंगी। मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर क्या मिल गया इन्हें? उसने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत भोला है, तभी उसे सब बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। सोनम को रोते देख अर्चना जी ने उसे अपने गले लगाए हुए कहा, चुप हो जाओ बहू, मैं निक्की से बात करूंगी। घर में कल ही सबको निखिल ने क्या किया है सब कुछ पता चल गया था, जिसके चलते मयंक और प्रताप जी निखिल से नाराज थे। मयंक ने रुद्र को ढूंढने की कोशिश भी की थी पर उसका फोन बंद होने के कारण वो कुछ पता नहीं लगा पाया। अंडस्को। वहीं सिंगापुर में इस समय सुबह के 10 बजने को थे। ईशु और शुभित कल ही यहाँ पर आ गए थे। शुभित ना जाने सुबह से कहाँ चला गया था। उसके इंतजार में बैठी ईशु को अब डर लगने लगा था क्योंकि वो वाकई काफी देर से गायब था। तभी शुभित रूम में आया तो उसे आते देख ईशु जल्दी से बेड से उठ उसके पास जा उसने उसे इशारे में पूछा, कहाँ चले गए थे? उसकी बात समझ शुभित उसे कोई जवाब दिए बगैर चुपचाप अपनी जगह पर जा बैठा। तो ईशु थोड़ी हैरान होते हुए उसे देखने लगी थी कि तभी शुभित ने बड़े ही फीके तरीके से उससे कहा, रेडी हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ईशु को उसके इस तरह के बिहेवियर से एक बार फिर हैरान हो अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी कि शुभित ने उसे देख अब भड़कते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? गूंगी के साथ बहरी भी हो गई क्या? जो मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? शुभित की तेज आवाज सुन ईशु झेप गई। उसकी कही बात सुन ईशु की आंखें भर आईं और उसने अपना सिर ना में हिलाया तो शुभित ने कहा, तो फिर खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर रेडी हो जाओ। ये कहते हुए शुभित अपनी जगह पर खड़ा हुआ था कि ईशु उसे देख जल्दी से आगे बढ़कर अपने कपड़े निकालने लगी और जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शुभित का एक बार फिर से रूखा बर्ताव उसे बहुत हट कर गया था। टू बी कंटिन्यूड। नॉट अगेन। स्टॉप क्राइंग। बच्ची नहीं हो। ईशु ऑरेंज और व्हाइट कलर की फ्लोरल प्रिंट ड्रेस पहनकर रूम में वापस आई तो उसने देखा कि शुभित भी रेडी हो गया था। उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहना हुआ था और मिरर के सामने खड़े हो अपने बाल सेट कर रहा था।
ईशु उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर धीरे से उसके पास चलकर आई तो शुभित का भी ध्यान उस पर गया। शुभित ने उसे एक नजर देखते हुए नाखुश होकर कहा, क्या पहन लिया ये? तुम इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। शुभित की बात सुन ईशु की मुस्कुराहट एक बार फिर फीकी पड़ गई और उसने एक नजर खुद को नीचे से ऊपर तक देखा। क्या खराबी थी उसके लुक में? उसे पता था कि शुभित को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि वो कोई शॉर्ट ड्रेस या फिर कोई टाइट फिटेड कपड़े पहने, तो उसने पहले ही सिंपल सी इस मैक्सी ड्रेस को सिलेक्ट किया था जो कि उसके नीज तक तो थी, पर शायद उसे पसंद नहीं आई। वैसे भी शुभित ने अपनी पसंद नापसंद उसे बताई ही कहाँ थी, उसने अपनी पैकिंग आरोही की हेल्प से की थी। कुछ तो ड्रेसेज आरोही ने अपनी भी उसके लिए पैक कर दी थी। ईशु मायूस हो शुभित को देखने लगी थी कि तभी शुभित ने कहा, चलो जो भी है, बाल ठीक करो और चलो अब। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया और मिरर के सामने खड़े हो फेस मॉइस्चराइजर लगाया। होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाकर उसने अपने बालों को अच्छे से कोम कर उन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया। शुभित खड़ा हो उसे देखने में खो चुका था। ईशु ने अब व्हाइट कलर की हील्स पहन अपने लुक को कंप्लीट किया था। वो शुभित की तरफ मुड़ी तो शुभित भी उसे हिलते देख होश में आ गया और उसने ईशु से कहा, चलो। ईशु ने हाँ में सिर हिला, अपने फोन को अपने हैंडबैग में डाला और शुभित के पीछे पीछे चल दी। अंडरस्को वही दूसरी तरफ मुंबई में आरोही शान के साथ मित्तल मेंशन के अंदर एंटर हुई थी कि उसकी नजर लिविंग एरिया में बैठे आदित्य पर पड़ी। आदित्य को देख ना जाने क्यों वो थोड़ा डर गई थी। वहीं आदित्य ने आरोही को देखा तो उसने आरोही को अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, इधर आओ बच्चा। आरोही ने एक नजर शान को देखा और फिर धीरे से आदित्य के पास जाकर खड़ी हुई तो आदित्य ने अपनी कॉफी टेबल पर छोड़ खड़े हो आरोही को अपने गले से लगाते हुए कहा, अब एक दिन तुम्हें ना देखूं तो बुरा हाल हो जाता है मेरा। किस फ्रेंड के पास गई थी तुम? मना कर देना उसे कि आज के बाद तुम उसके घर नाइट स्टे नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे पापा को भी नींद तभी आती है जब तक वो अपनी आंखों के सामने अपनी एंजल को नहीं देख लेते। आरोही ने आदित्य से दूर हो धीरे से कहा, सॉरी पापा, आपसे नहीं जाऊंगी। आदित्य ने आरोही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, अब पापा बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी एंजल उनसे दूर कहीं भी जाए। अपने फ्रेंड्स को तुम यहाँ अपने घर बुला लिया करो। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आरोही ने आदित्य की बात सुन हाँ कहा और अब जल्दी से ऊपर अपने रूम में चली गई। आदित्य की फिक्र से उसकी आंखें ही भर आई थीं। वो उसे बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। उसे अब समझ आ रहा था कि बचपन में क्यों उसकी स्कूल फ्रेंड्स अपने अपने पापा की इतनी तारीफ करती थी। पर उसका बचपन तो बहुत बुरा बीता था। अगर कभी गलती से उसके मामा जी उसे कुछ लाकर दे भी देते थे तो कपिल उससे वो चीज छीन कर तोड़ दिया करता था और कपिल की माँ अगर वो कभी कुछ खाने के लिए मांग भी लेती तो उसे बहुत मारती थी। सब कुछ याद करते हुए आरोही की आंखों से आंसू छलक आए तो आरोही ने उन्हें जल्दी से पोंछ खुद को संभालते हुए कहा, तू भी ना आरोही, अब तो सब ठीक है, फिर क्यों रो रही है? भूल जा सारी पुरानी कड़वी बातों को। इधर नीचे शान ने आदित्य के बिहेवियर को देख शॉक होते हुए पूछा, पॉप्स, एंजल को इतना प्यार से ट्रीट कर रहे हैं आप, और अगर यही गलती मैं या भाई करे तो आप हमें गालियों से नवाजते हो, इतना भेदभाव क्यों पॉप्स? आदित्य ने शान की बात सुन अपनी जगह पर वापस बैठते हुए कहा, आज तुम्हें सुबह सुबह भी गालियां खानी है क्या? वैसे मैंने सुना है निखिल ने अपने कामचोर बेटे को घर से निकाल दिया है। एक कामचोर तो मैंने भी पाल रखा है, सोच रहा हूँ कि। ये सुन शान ने आदित्य को बीच में टोकते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहा, क्या पॉप्स आप भी ना मेरी बातों को दिल तक ले गए? इस पर आदित्य ने कॉफी पीते हुए कहा, उन्हों मेरे दिल तक तो सिर्फ तुम्हारी मॉम को जाने का हक है। शान ने आदित्य की बात सुन हैरान और खुश होकर कहा, क्या बात है पॉप्स, मॉम क्या वापस आई? आपकी तो जवानी जिंदाबाद हो गई। आदित्य ने शान की बात सुन सीरियस होकर कहा, अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रहे तुम, और वैसे भी तुम्हारा बाप बुढ़ा ही कब हुआ था? आओ दो दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन असली जवान है। शान ने इतना सुनकर हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं पॉप्स, लगता है आपने भी जवान मूवी देख ही डाली। अब क्या एक बार मॉम को उठने तो दें, फिर से फेरे पड़वा देंगे आपके मॉम के साथ। आदित्य ने जैसे ही शान की ये बात सुनी तो थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं जाओगे ना यहाँ से? आदित्य का ये कहना भर था कि शान जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गया। उसे इस तरह से जाते देख आदित्य हंस गया कि तभी सूरज वहां आया और उसने आदित्य से कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। आदित्य ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, सूरज, आज से तुम चीकू नहीं बल्कि एंजल के साथ हर वक्त हर जगह रहोगे। एंजल की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। सूरज ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, यस बॉस, आप बेफिक्र रहें। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और सूरज को जाने का इशारा कर दिया।
बात ये थी कि आदित्य ने आरोही, शान और शुभित की रक्षाबंधन की फोटोज और अपनी और शुभी की एक फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सबको आरोही और शुभी के बारे में एक हिंट दे दी थी। दुश्मनों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, पर इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी सूरज को अपनी बेटी की सिक्योरिटी सौंपी थी और वहीं शुभित के लिए दूसरे बॉडीगार्ड को हायर किया गया था। पर फिलहाल शुभित के कहने पर उसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी टीम नहीं थी। इस समय वो अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहा था। अंडरस्कोर इधर मयंक आयु के साथ सक्षम के घर आया हुआ था। सक्षम के सामने आते ही मयंक ने उससे पूछा, प्लीज सक्षम, बता दो कि रुद्र कहाँ है। सक्षम ने मयंक की बात सुन अपना सिर झुका धीरे से कहा, सॉरी चाचू, पर सच में मुझे नहीं पता कि रुद्र कहाँ है। कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसकी बात सुन पास बैठे उसके बाबा यानी कमलेश, जी हाँ सक्षम, कमलेश और छवि का बेटा था। कमलेश ने सक्षम से पूछा, सच बोल रहे हो ना। इस पर सक्षम ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहते हुए सक्षम ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया। वो क्या ही करता, रुद्र ने उसे मना जो किया था घर वालों को उसका पता बताने को। अंडरस्कोर वहीं सिंगापुर में शुभित और ईशु अपने होटल से दूर सिंगापुर के फेमस बकेट बटोक टाउन पार्क घूमने आए हुए थे। जगह बहुत ही खूबसूरत थी, एक पीसफुल जगह थी। कोई भी यहाँ आना चाहेगा, अगर उसे नेचर के साथ समय बिताना पसंद है तो ये जगह वाकई कमाल थी। ईशु के चेहरे पर आसपास का माहौल, चारों तरफ फैली हरियाली को देख एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ चुकी थी। उसने शान को इशारे में कहा, जगह बहुत ही सुंदर है। उद्धरण चिन्ह शुभित ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और अब उसका हाथ थाम उसे कुछ दूर बने एक पूल साइड एरिया तक ले जाने लगा था कि अचानक से ईशु चलते हुए लड़खड़ा गई। जगह पर चलते समय थोड़ा ऊंचा नीचा रास्ता था और स्लॉपी भी, इस सब में ईशु का बैलेंस हील्स पहनने की वजह से बिगड़ा हुआ था। वहीं शुभित ने ईशु को जल्दी से थाम कर गिरने से बचा तो लिया, पर अगले ही पल उस पर भड़कते हुए उसने ईशु से कहा, किसने कहा था तुम्हें ये हील्स पहनने को? कभी खुद का दिमाग थोड़ा यूज भी करोगी या नहीं? ईशु एक बार फिर उसके बोलने के ढंग पर हैरान हो आसपास लोगों को देख उसे देखने लगी। ना जाने क्यों वो यहाँ आकर इतना बदल गया था। उसे क्या पता था कि वो उसे ऐसी कोई जगह लेकर आने वाला है तो वो शूज पहन कर आती। ईशु की आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी थी कि शुभित ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, नॉट अगेन, स्टॉप क्राइंग, बच्ची नहीं हो। ईशु ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए कि तभी शुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे लगभग अपने साथ खींचते हुए कहा, हम वापस जा रहे हैं। ये कहते हुए वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं ईशु वो आसपास देख अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए जल्दी जल्दी चलकर उसकी स्पीड से अपनी स्पीड मैच करने की कोशिश करने लगी। एक बार फिर वो बुरी तरह हट हुई थी और उसे अब सच में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, पर किसी भी तरह खुद को संभाले हुए थी। कॉलेज बंक ईशु शुभित के साथ वापस अपने होटल आ चुकी थी। मन बहुत उदास हो गया था, इसलिए चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। वहीं शुभित वो उसे एक नजर देख बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अंडरस्कोर मुंबई में आरोही ने आज कॉलेज गार्डन में अपने पास बैठी सोनल से कहा, सोनल सुनना। सोनल ने अपने नोट्स लिखते हुए कहा, अभी नहीं यार, पहले मुझे लिखने दे। इस पर आरोही ने उससे नोट्स लगभग छीनते हुए कहा, यार बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनल ने ये सुन आरोही से अपने नोट्स वापस छीनते हुए कहा, यही ना कि तू आदित्य मित्तल की इकलौती बेटी आशी है। सोनल की बात सुन आरोही हैरान हो गई और अपना मुंह खोल सोनल को देखने लगी। पर जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर आरोही ने सोनल से पूछा, तुझे कैसे पता? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे क्या, मुझे सक्षम ने बताया। बस मैं ये देखना चाह रही थी कि तू मुझे ये बात कब बताने वाली है। और देख तू इतने दिनों बाद अब जाकर मुझे ये बात बता रही है। आरोही ने सोनल की बात सुन धीरे से कहा, सॉरी यार, मैं तुझे बहुत पहले ही सब कुछ बता देती, पर ना तो मौका मिला और ना ही मुझे समझ आ रहा था कि तुझे कैसे क्या बताऊं। सोनल पहले तो आरोही को नाखुश होते हुए देखे जा रही थी, पर फिर अगले ही पल उसने अचानक से आरोही के गले लगते हुए कहा, क्यों इतना सोचती है यार? मुझे पता है तेरी मेरी दोस्ती आज भी वैसी ही रहने वाली है जैसे पहले थी, है ना? आरोही ने सोनल की बात सुन जल्दी से अपना सिर हिला दिया और खुश होकर फिर से वो दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। सोनल ने उसकी सारी उलझन, सारी परेशानी को अपनी बातों से कम कर दिया था। तभी कुछ सोच आरोही ने सोनल से पूछा, वैसे तेरी बड़ी बातें होने लगी हैं सक्षम से, आखिर बात क्या है? सोनल आरोही की बात सुन झेप गई, पर अगले ही उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। मगर सोनल के लाल पड़ते चेहरे को देख आरोही को समझने में देर नहीं लगी थी कि आखिर बात क्या है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मत बता, मैं खुद पता कर लूंगी। ये कहते हुए आरोही अब वहां उठकर जाने लगी थी कि सोनल ने जल्दी से उठते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार,
वो बस हम दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात कर लेते हैं। तू जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आरोही सोनल का चेहरा देख हंसने लगी। उसने सोनल के गाल खींचते हुए कहा, अरे बाबा मैं समझ गई। और ये भी समझ गई कि जल्दी ही जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही कुछ होने वाला है। इस पर सोनल ने झट से पूछा, क्या बोल रही है? तो आरोही ने कहा, कुछ नहीं। तू वो सब छोड़ और मुझे ये बता कि मुझे कॉलेज टाइम में बाहर जाना है। कैसे जाऊं? सोनल ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब है तेरा? तुझे कॉलेज बंद करना है? क्यों? आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से अपना फोन निकाल कर सोनल को दिखाया तो उसके फोन में रुद्र का मैसेज पढ़ सोनल ने कहा, यार ये तुझे ऐसे कॉलेज टाइम पर ही क्यों लेने आ रहा है? ऊपर से ना तो ये पूछा कि तू फ्री है कि नहीं, बस मैसेज कर दिया कि मैं लेने आ रहा हूँ। आधे घंटे में कॉलेज के बाहर मिलो। आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, वही तो, मैंने पहले कभी कॉलेज बंक नहीं किया। कैसे जाऊं? सोनल ने उसके चेहरे पर आई परेशानी देख उसके थोड़े मजे लेते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा यार। आखिर तेरे प्यारे हस्बैंड का ऑर्डर जो आया है। आरोही ने बड़ी टेंशन में उससे पूछा, पर कैसे? तो सोनल ने कहा, रुक जरा, कुछ सोचने दे। कुछ देर बाद सोनल और आरोही कॉलेज के एंट्रेंस गेट से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। सोनल ने आरोही को देखते हुए कहा, यार ये गार्ड अंकल तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। आरोही ने उसकी बात सुन मायूस होकर सिर हिलाया था कि तभी वो कुछ सोचकर मुस्कुराए और उसने जल्दी से अपना आईडी कार्ड सोनल को देते हुए कहा, देख, अभी 1 बजने वाला है। एमबीए की क्लासेज 1:30 पर स्टार्ट होती हैं। 1 बजते ही एमबीए के स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो गेट भी खुल जाएगा। तू गार्ड अंकल को अपनी बातों में लगा लेना तो ऐसे में मैं तब बाहर जा सकती हूँ। सोनल ने आरोही का आइडिया सुनते ही खुश होकर कहा, अरे वाह, प्यार में पड़े इंसान का दिमाग ऐसे कामों में वाकई तेज हो जाता है, ये आज तूने साबित कर दिया स्वीटी। आरोही सोनल की बात सुन हल्का सा शर्मा गई और अब 1 बजने का वेट करने लगी। अंडस्को फाइनली सोनल की हेल्प से आरोही कॉलेज से निकलने में कामयाब हो गई थी। कुछ दूरी पर ही उसे रुद्र भी बाइक के साथ दिखा। आज 2 दिन बाद वो उसे देख रही थी। वो जल्दी से खुश होकर उसके पास गई तो उसको देख रुद्र ने हैरान होते हुए उससे पूछा, ये ऐसे डाकू बनकर क्यों घूम रही हो? आरोही ने उसकी बात सुन एक जोरदार पंच रुद्र की पीठ पर मार दिया। रुद्र को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ आरोही के जरूर हाथ में दर्द हो गया। वो अपना हाथ पकड़कर रह गई तो रुद्र ने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या तुम भी कितनी कमजोर हो, और ये सब क्या है? ये कहते हुए रुद्र की नजरें आरोही के चेहरे पर टिकी हुई थी। असल में आरोही ने इस समय अपने चेहरे पर अपना स्कार्फ बांधकर अपना चेहरा छुपाया हुआ था। रुद्र की बात सुन उसने जल्दी से कहा, चुप रहे आप तो। ये सब आपकी वजह से ही करना पड़ रहा है। पापा के गार्ड्स 2 दिन से मेरे पीछे पीछे ही घूमते हैं। उन्हें पता चला तो पापा को भी पता चल जाएगा। आप ज्यादा सवाल जवाब नहीं करें, बस यहाँ से जल्दी से चलें। ये कहते हुए आरोही ने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाया और जल्दी से बाइक पर बैठ गई। रुद्र ने भी बाइक स्टार्ट की और वे दोनों अब वहां से निकल गए। आज इतने दिनों बाद रुद्र के साथ यूं बाइक पर बैठा आरोही की पिछली यादें ताजा हो गई थीं। पहले तो वो हमेशा मन मार कर ही रुद्र के साथ आया जाया करती थी, पर आज बात अलग थी, इसलिए कुछ सोच आरोही ने धीरे से रुद्र की कमर पर से अपने हाथों को आगे ऊपर ले जाते हुए रुद्र के सीने पर अपनी बाहों का घेरा कुछ तंग किया और थोड़ा और रुद्र के करीब हो गई। उसकी इस हरकत पर रुद्र मुस्कुरा दिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। दोनों खामोशी से एक दूसरे की नजदीकी महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में रुद्र ने बाइक एक बिल्डिंग के बाहर रोकी तो आरोही ने अब बाइक से उतरकर अपना स्कार्फ हटा दिया। उसने बिल्डिंग को देखते हुए कहा, जगह तो अच्छी है। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और अब आरोही का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। वो उसके साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा था कि आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, लिफ्ट से चलते हैं ना? इस पर रुद्र ने कहा, बंद है। ये कहते हुए रुद्र एक बार फिर उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगा था कि तभी उसने आरोही के चेहरे पर एक नजर डाली तो वो रुक गया और उसने परेशान होते हुए कहा, अरे यार। तो आरोही ने उससे पूछा, क्या हुआ? रुद्र उसे जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नजर वहां रखे हरे भरे पौधों पर गई। उसकी नजर एक प्लांट पर ठहर गई जिसकी लीव्स कुछ ज्यादा ही तेज दिख रही थी। रुद्र उसके पास गया और उसने अपना अंगूठा उस प्लांट की तेज धार जैसी पत्तियों से काट दिया। उसके अंगूठे से हल्का सा खून छलक आया। ये देख आरोही हैरानी से चिल्लाई, ये क्या कर रहे हैं? रुद्र ने आरोही का हाथ दबाते हुए कहा, चुप रहो, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? ये कहते हुए रुद्र ने अगले ही पल अपने खून से लाल अंगूठे से आरोही की मांग भर दी। आरोही उसके ऐसा करने पर उसे देखती रह गई। जल्दी ही वो होश में आए और उसने रुद्र से कहा, वाह मेरे फिल्मी हीरो, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मैंने सिंदूर लगाया है, डेली लगाती हूँ, ये देखो।
इतना कहकर आरोही ने अपने बालों को हाथ से पीछे कर रुद्र को दिखाया तो रुद्र बस उसकी मांग में भरे सिंदूर को देखता रह गया। इधर अगले ही पल आरोही ने उससे अपना हाथ छुड़ा, उसके चोट लगे अंगूठे को पकड़कर अपने मुंह में ले उसके अंगूठे से बहते खून को सक करने लगी तो रुद्र के दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए थम सी गई। वो आरोही को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके लिए कितनी फिक्र दिख रही थी उसके चेहरे पर। आरोही की ये साइड जो उसे देखने को मिल रही थी वो पहले वाली आरोही से बिल्कुल अलग थी। उसे ये आरोही बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मुंह में अपने अंगूठे को देख अब तो उसकी धड़कनें मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह बढ़ चुकी थी और उसे अलग ही एहसास जागने लगे थे जो कि उसे ना जाने क्या क्या करने के लिए बहका रहे थे कि तभी उसने एक झटके में अपना हाथ पीछे खींचते हुए थोड़ा नाराज होकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा तैयार होकर आना। मेरिट लगनी चाहिए तुम। अंकल और आंटी ने मुझे पहले ही साफ साफ कह दिया है कि वो रेंट पर फ्लैट मेरिट कपल को ही देंगे। वैसे तो मैंने उन्हें हमारी शादी की और सर्टिफिकेट की भी फोटो दिखा दी थी पर वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अब एक काम करो, बालों को बांध लो तो सिंदूर ठीक से दिखने लगेगा। आरोही उसके अचानक से बदले मूड को देख हैरान हो गई थी। उसने अपने बैग से रबर बैंड निकाल अपने बालों की पोनी बनाते हुए थोड़े गुस्से में कहा, खुद ही चाहते हैं कि घर में शादी का किसी को भी पता ना चले, और ये भी चाहते हैं कि मैं सच संवर कर ये मोटो मोटो सिंदूर मांग में भर कर घूमूं। या तो आप पागल हैं या फिर मुझे पागल बना रहे हैं। रुद्र को आरोही की बात सुन अपनी कही हुई बात और अपने बोलने के ढंग का एहसास हुआ तो वो कुछ शांत हो गया। असल में कुछ देर पहले की हद से उसके दिल में हलचल मच गई थी पर अरमान अधूरे रह गए तो वो झंझुला गया था। दोनों खड़े ही हुए थे कि किसी के ऊपर आने की आवाज आई तो रुद्र आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। दोनों कुछ ही देर में एक फ्लैट के बाहर जाकर रुके। रुद्र ने आरोही को देखे बगैर अब जल्दी से बेल बजाई तो कुछ देर बाद डोर खुला। एक तकरीबन 55 साल के अंकल को अपने सामने खड़े देख रुद्र ने कहा, हेलो अंकल। वो अंकल रुद्र को देखते ही पहचान गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आओ आओ। रुद्र ने आरोही को अंदर अपने साथ ले जाते हुए कहा, अंकल, ये मेरी वाइफ है, मैं आज ही यहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। अंकल ने एक नजर आरोही को देखा था कि इतने में उनकी वाइफ भी वहां आ गई। रुद्र के साथ ब्लू जीन्स और रेड टी शर्ट में पतली दुबली आरोही को देख वो हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने आरोही से कहा, आओ बैठो बेटा। आरोही ने आंटी को देखते हुए कहा, नमस्ते आंटी। आरोही और रुद्र बैठे थे कि आंटी ने आरोही से पूछा, बेटा उम्र क्या है तुम्हारी, इतनी जल्दी शादी क्यों। आरोही उनकी बात सुन रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने बात संभालते हुए कहा, वो आंटी मुझे करनी थी। अंकल, आंटी रुद्र की बात सुन एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। आंटी ने एक बार फिर आरोही से सवाल करते हुए पूछा, कितना समय हुआ है शादी को। आरोही ने उनकी बात सुन इस बार झट से कहा, 3 महीने। तो आंटी एक बार फिर उन दोनों को देखने लगी। उन्होंने एक बार फिर आरोही से पूछा, कहाँ से हो दोनों, क्या दोनों घर से भागकर मुंबई आए हो। उनकी बात सुन आरोही और रुद्र फिर से एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र ने कुछ कहना चाहा था कि तभी आरोही ने कहा, नहीं आंटी, यही मुंबई से हैं, बस किसी वजह से फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। आरोही की साफ शब्दों में कही बिना कोई घुमावदार बात को सुन आंटी मुस्कुरा दी और उन्होंने उठकर वहीं हॉल में ही ड्रॉयर से चाबी निकालते हुए कहा, आओ फ्लैट दिखा देती हूँ। बात तो पहले ही हो गई थी, रेंट देने में कोई आनाकानी बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, तुम्हारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में और बिल्डिंग के ज्यादातर फ्लैट्स में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, इसलिए लेट नाइट लाउड म्यूजिक कर पार्टी करना भी अलाउड नहीं है। माहौल खराब है तो इतनी पूछताछ करनी पड़ती है। आरोही ने उनकी बात सुन धीरे से कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी, मैं समझ सकती हूँ। आंटी आरोही को देख बोली, बहुत प्यारी बच्ची हो, खुश रहो। बातों ही बातों में वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए। आंटी ने लॉक खोल फ्लैट का डोर खोलते हुए कहा, आओ बेटा, देख लो आराम से, ये लो चाबी, और जब शिफ्ट होना हो सकते हो। ये कहते हुए वो आंटी अब वहां से चली गई तो आरोही अब सब जगह घूमते हुए फ्लैट को देखने लगी। एक बीएचके फ्लैट था जिसका रेंट अच्छा खासा होगा, ये सोच आरोही ने पलटकर रुद्र से पूछा, आपके पास पैसे कहाँ से आए। रुद्र ने डोर बंद करते हुए कहा, सॉन्ग के कुछ पैसे मिले थे तो बस। 2 दिन की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से ये छोटा सा फ्लैट मिला है। आरोही रुद्र के करीब आए और उसने धीरे से पूछा, मैं तो यहाँ आपके साथ रह ही नहीं पाऊंगी तो फिर आंटी को क्या बोलेंगे आप। रुद्र ने आरोही को देखते हुए कहा, वो तो अब मैं संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। आरोही ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया और फिर बेडरूम की तरफ चली गई। उसे रुद्र की बात सुन अच्छा नहीं लगा था। उसे लगा था कि शायद अब वो कहेगा कि वो उसके पापा से बात कर उसे अब अपने साथ ही रखेगा, पर नहीं, उसके तो दिमाग में दूर दूर तक अभी ये ख्याल नहीं आया। इधर रुद्र को बुरा लग रहा था कि वो सीढ़ियों पर किस तरह से आरोही से बोला और शायद इसी वजह से आरोही का चेहरा मुरझा गया है।
वो उसके पीछे पीछे आया तो देखा आरोही रूम में खड़ी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रही थी। ये देख रुद्र जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसने आरोही को अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सॉरी, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। क्या करूं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, कहाँ ठीक हो? ठीक हो तो रो क्यों रही हो? आरोही ने ना में सिर हिलाया और एक बार फिर उसकी आंखों में नमी आई तो वो झट से रुद्र के गले लग गई। बात ये थी कि भले उसे उसकी फैमिली मिल गई थी और वो अपने पापा का प्यार पाकर बहुत खुश भी थी, बट उसे रुद्र भी अपने पास चाहिए था। अब रुद्र से दूर रहकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भले वो पहले उससे लड़ती झगड़ती थी, वो उसे छोड़कर चला जाता था पर जल्दी ही उसके पास वापस भी आता था, मगर अब बात ही अलग थी जो कि वो रुद्र को समझा नहीं पा रही थी। रुद्र ने आरोही की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी, इतना बुरा मान गई क्या? आरोही ने ना में सिर हिलाया तो रुद्र ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, शश शश, तो फिर रोना बंद करो। आरोही ने रुद्र से दूर हो अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। रुद्र उसे देख मुस्कुराया। रोने से लाल पड़ चुकी उसकी नाक पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, अच्छा, तुमने सॉरी बोलना कब से सीखा? आरोही उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी तो वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। ये देख आरोही ने अपने हाथ से उसका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, अब ये बताए, सामान कहाँ से लाएंगे आप? यहाँ तो बस ये एक बेड है और हॉल में एक सोफा है। किचन में तो कुछ भी नहीं है। रुद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा, ले आऊंगा, अभी पैसे हैं मेरे पास, तुम फिक्र मत करो। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ले आऊंगी। रुद्र ने ये सुन जल्दी से कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कहा ना मैं ले आऊंगा। इस पर आरोही ने बड़ी मासूमियत से सवाल पूछा, मैं लेकर आऊंगी तो क्या प्रॉब्लम है? रुद्र उसकी बात सुन चुप हो गया। असल में वो किसी से भी, खासकर आदित्य से, एक पैसे की मदद नहीं चाहता था और आरोही कुछ भी लाएगी तो वो होगा तो आदित्य के पैसों का ही। रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, तुम वो सब छोड़ो और मेरे पास आओ। 2 दिन बाद मिल रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा तो प्यार कर लूं। आरोही ने उसकी बात सुनकर जल्दी से कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले हम यहाँ की सफाई करते हैं, हटिए। इस पर रुद्र ने आरोही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, नहीं, पहले प्यार। आरोही उसकी बात सुन शर्मा गई और उसने धीरे से कहा, रुद्रा श। रुद्र ने आरोही को वही बेड पर लिटा जैसे ही उसके होठों पर किस करना चाहा तो आरोही ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, नहीं, देखिए सब कितना गंदा है, पहले सफाई करते हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुन अब उस पर भड़कते हुए कहा, नहीं, कितना तड़पाती हो तुम, लो जाओ, जाओ करो सफाई। आरोही उसकी बात सुन झेप गई और उसने धीरे से पूछा, मैं अकेली? रुद्र ने उससे दूर होते हुए कहा, हाँ अकेली। शौक तुम्हें चढ़ा है सफाई का, तो करो। आरोही बेड पर उठकर बैठ गई और उसने धीरे से कहा, दोनों थोड़ी थोड़ी करते हैं ना। रुद्र को आरोही की शक्ल देख हंसी आ रही थी पर फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा ना, अकेले करो। आरोही सिर हिलाते हुए अब उठने लगी थी कि तभी रुद्र ने अपना सिर पीट लिया और जल्दी से आरोही को पकड़ते हुए कहा, बेबी तुम ना, क्या बोलूं मैं, उस दिन तो बाहों में आने को कह रही थी और आज जब मैं आना चाह रहा हूं तो मुझे दूर फेंक रही हो। इतना कहते हुए रुद्र अपना चेहरा आरोही के चेहरे के करीब कर उस पर झुकने लगा तो आरोही भी एक बार फिर धीरे धीरे बेड पर लेट गई। रुद्र लगभग उसके ऊपर आ चुका था और उसने अब अपनी आंखें बंद कर आरोही के लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर चूमा तो आरोही के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो हल्का सा कांपने लगी और धीरे से फुसफुसाई, मुझे वापस भी जाना है। तो रुद्र ने आरोही के अब ऊपर लिप को सक करते हुए कहा, हम जानता हूँ। इतना कहकर वो अब उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल उसकी नाजुक सी कमर को पकड़कर उसे किस करने ही लगा था कि आरोही का फोन बजने लगा। आरोही ने हड़बड़ाकर रुद्र को खुद से दूर कर बेड पर पड़े अपने फोन को उठाया तो कॉलर का नाम देख वो डर गई और उसने धीरे से रुद्र को देखते हुए कहा, पापा। रुद्र ये सुन औंधे मुंह बेड पर गिर गया। वहीं आरोही वो डर के मारे कांपने लगी। आदित्य उसे इस टाइम क्यों कॉल कर रहा था ये सोच वो घबरा गई थी। टू बी कंटिन्यू। हेलो गाइस, अगर एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।